नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर आपका स्वागत है। अभी 6 नहीं बजे हैं, लेकिन 6 बजे से पहले चूंकि बड़ी खबर है और हमारा जैसा आपसे वादा है कि जब कुछ बड़ा होगा जो आपके लिए जानना जरूरी होगा, जो समीचीन होगा, वो समय पर सही विश्लेषण के साथ सही परिप्रेक्ष्य में बताने की कोशिश करेंगे। आपको पता है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की बहुचर्चित शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो गई है। तो जब मैंने सही परिप्रेक्ष्य कहा, तो मैं कानून का जानकार नहीं हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा इस मामले में लकी हूं, भाग्यशाली हूं कि मेरे जो भाई हैं, मित्र हैं, वो कानून का न सिर्फ जानकार है, बल्कि कानून का जिस तरीके से पोस्टमार्टम वो करते हैं और जिस तरीके से वो कानून घोट के पी चुके हैं, वो इसके मायने समझाएंगे और साथ ही इसका राजनीतिक निहितार्थ क्या होंगे उस पर भी करेंगे चर्चा। थोड़ी देर में हमारे साथ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी वेद भूषण जी भी जुड़ेंगे। पहले हमारे जो आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के रमाकांत गौड़ जी। रमाकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बुलंद भारत टीवी पर पहली बार आपका स्वागत करने का मुझे मौका मिल रहा है। तो बड़ी खबर के साथ ही आपको हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। कुल मिला के एक लाइन में मैं आपसे समझूं, ये जो शराब घोटाले में 6 महीने बाद जमानत मिली है संजय सिंह को, इसके लीगल रिपरकेशंस क्या होंगे, और क्या आगे अन्य जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के और जो दूसरे दलों के भी, क्या उनके केस पर भी इसका फर्क पड़ेगा, या इसके सियासी पहलू क्या हैं, उस पर भी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। जी रमाकांत जी। बुलंद भारत हमेशा बुलंद रहे, ये मेरी तहे दिल से ईश्वर से प्रार्थना है। और आपकी आवाज हमेशा पत्रकारिता के जगत में स्वच्छता और स्वतंत्रता की परिचायक रही है। इसके लिए धन्यवाद। आपका साधुवाद। संजय सिंह को बेल मिली, पर वो एक ऐसा समय है और एक ऐसा वाकया कहूंगा, क्योंकि ये कानून में या फैक्ट्स के मद्देनजर बेल नहीं मिली। ये बेल मिली जी जब ईडी ने कहा कि हम इनकी बेल पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेते हैं। जी तो जब मैंने दो बात कही कि ये मेरिट्स पर बेल नहीं मिली और ईडी के इस डिस्काउंट पर बेल मिली कि हम उनकी बेल को अपोज नहीं करते हैं। तो कोर्ट ने भी ये बात कही अपने ऑर्डर में, इस बात का उल्लेख किया कि ये कोई प्रेसिडेंट नहीं होगा इस केस की मेरिट्स या इस केस के किसी और को एक्यूज की बेल एप्लीकेशंस पर। इस ऑर्डर का कोई प्रभाव नहीं होगा। अब आते हैं मेरिट्स पर। कोर्ट ने यहां ये एक बात कही कि संजय सिंह के पास से कोई पैसा रिकवर नहीं हुआ। ठीक है, अरोड़ा के बयान थे, उन्हें अरेस्ट में लिया गया, उन्हें कस्टडी में लिया गया, और इसके अलावा उन्हें कस्टडी में लेने के साथ साथ उनका इंटेरोगेशन और उनका जो एक दूसरे के साथ कन्फ्रंटेशन था, को एक्यूज पर्सन्स के साथ कन्फ्रंटेशन था, वो कराया गया। संजय सिंह को प्रामा फेसाई ये पाया गया कि ये अगर जमानत पे रहेंगे तो इससे केस की मैरिट्स पे कहीं कोई खतरा नहीं है, इसलिए बेल दे दी गई है। अदरवाइज जो इस केस में लॉ ये कहता है कि इस केस में बेल सिर्फ और सिर्फ तभी दी जा सकती है जब कोर्ट अपने आप में ये इस बात के लिए संतुष्ट हो कि केस नहीं बनता है और यह एक्यूज दोबारा से ऐसा कोई अपराध में संलिप्त नहीं होगा। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में बेल तभी दी जा सकती है। कुल मिला के अगर मैं इसको एक लाइन में कहूं, अगर थोड़ा सा मतलब एक लाइन में, तो फिर किसी भी कानून की व्याख्या करना बहुत ही जेनरिक हो जाएगा। वो करने का दुस्साहस मैं नहीं करूंगा, खासतौर से तब जब आप मेरे सामने बैठे हों रमाकांत जी। लेकिन मैं एक चीज जरूर समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी कल ही अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया ईडी को, जो ईडी ने कोर्ट में कहा कि विजय नायर मुझको रिपोर्ट नहीं करते थे, वो रिपोर्ट करते थे सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना को। उसके दूसरे दिन संजय सिंह का जमानत मिल जाना, निश्चित तौर पर ईडी की जो बात आपने कही, आपकी बात से एक चीज जो मोटे तौर पे स्पष्ट है, क्योंकि सबसे कठिन होता है सहज होना, और जिस सहजता के साथ आपने इस कठिन चीज को समझा दिया कि इस केस का प्राइमा फेसी दूसरे मामलों पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईडी ने यहां पर कह दिया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ईडी को दिक्कत क्यों नहीं है वो ईडी बताएगी, ईडी जानेगी। लेकिन उसके रिपरकेशंस भी
एक चीज तो समझ में आती है कि संजय सिंह का बाहर आना राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक चीज मैं और समझना चाहूंगा कि अभी हाल फिलहाल ही बीआरएस की नेत्री अभी जेल गई हैं, के कविता, लंबे समय बाद। तो संजय सिंह के मामले में तो ये कहा जा सकता है कि 6 महीने से वो जेल में थे, लेकिन क्या इसका लाभ उनको के कविता को भी मिल सकता है इस मामले का, या अरविंद केजरीवाल, जैसा आपकी बात से तो मोटे तौर पर समझ में आ रहा है कि किसी और मामले पे इसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि समय ज्यादा था तो क्या मनीष सिसोदिया पर इसका फर्क पड़ सकता है, क्योंकि वो तो शायद 1 साल लगभग उनको होने वाले हैं। जी देखिए, इस एक्साइज पॉलिसी का जो निर्माण हुआ उसमें 3 जीओएम थे। जीओएम में 3 लोग थे, मनीष सिसोदिया, कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन। तो संजय सिंह इस सारे परिप्रेक्ष्य में अब कहीं थे नहीं, जहां तक नीति के निर्माण और निर्धारण की बात आती है। अरविंद केजरीवाल क्योंकि मुख्यमंत्री थे और ये कहा गया कि ये सारी पॉलिसी की रिपोर्ट उन्हें ही दी गई, मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी ने या अरविंद केजरीवाल के सेक्रेटरी ने भी ये बयान दिया कि ये रिपोर्ट्स अरविंद केजरीवाल को गई, इसलिए अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया। संजय सिंह को अरेस्ट करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक आधार था, वो था अरोड़ा का जो को एक्यूज था, जिसे बाद में अप्रूवर बनाया गया, उसका बयान। तो इन सब के केस अलग अलग मेरिट्स पर हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत तीनों एक कटघरे में खड़े होते हैं क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में एक थे। अरविंद केजरीवाल इनको सुपरवाइज कर रहे थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, इसलिए उनका रोल इन तीनों से भी ज्यादा आता है। अब पासिंग द बक की आदत उन्हें हमेशा से रही है, चाहे वो शीला दीक्षित के खिलाफ करप्शन के फाइलों का मामला रहा हो या कुछ इंडस्ट्रियल घरानों के खिलाफ की फाइलें रही हो, उनके पास से फाइलें आती हैं, खो जाती हैं। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, तो उनका तो बहुत पुराना स्टैंड रहा है। अब समय समय पर बदला है। अब उन्होंने ये कह दिया कि आतिशी को रिपोर्ट करते थे। अरे भाई, आतिशी तो तब मंत्री भी नहीं थी। सौरभ भारद्वाज को उन्होंने कहा कि रिपोर्ट करते थे, उस बेचारे का तो वो मंत्रालय भी नहीं है। तो अपने ऊपर से हटाओ और दूसरा किसी की गर्दन कटती हो, उस गर्दन पर वो चाकू चले। मैं पाक साफ हूं, अरविंद केजरीवाल हमेशा से ये कहते रहे। तो उनको ना मनीष सिसोदिया को इस बात का कोई बेनिफिट मिलने जा रहा है, ना सत्येंद्र जैन को। सत्येंद्र जैन की तो बेल एप्लीकेशन इनफैक्ट मार्च के लास्ट हफ्ते में ही डिसमिस हुई है, तो उनको मेरिट्स पर इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन डिसमिस हुई, उनकी रिव्यू पिटीशन डिसमिस हुई, इवन 4 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने उनकी क्यूरेटिव पिटीशन भी डिसमिस की, तो वो भी जनवरी का ही मामला है। तो इस संजय सिंह की बेल का कोई फायदा किसी और को एक्यूज्ड को नहीं मिलेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। ठीक है, दरअसल यही चीज मैं स्पष्ट करना चाह रहा था, क्योंकि हुआ क्या कि जैसे ही ये बेल मिलने की सूचना आई, उसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है उसने इस मामले को कहा कि भाई सत्य की जीत हो गई है और अब सारे मामले की पोल खुल जाएगी और देखिए भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, इस तरीके की चीजें शुरू कर दी। तो हमारे साथ एसीपी वेद भूषण जी भी जुड़ गए हैं। वेद भूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपने जी नमस्कार सुना जी नमस्कार। आपने सुना हमारे साथ जो वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के रमाकांत जी हैं, वो किस तरीके से उन्होंने एक तरीके से, अगर मैं कहूं कि दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है और बहुत सहज शब्दों में समझा दिया है कि ये बेल क्यों मिली है और इसके दूरगामी परिणाम बहुत ज्यादा नहीं होने वाले, लेकिन फिर भी लीगली ना हो लेकिन राजनीतिक तौर पे बहुत ज्यादा होने वाले हैं। वेदभूषण जी, चूंकि आप तो वो शख्स हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के जो संघर्ष था जिससे वो सत्ता मिली उनको, उस संघर्ष कह लीजिए या वो अराजकतावादी संघर्ष कह लीजिए, मैं जानता हूं उसको लेकर जो पुलिस को बर्दाश्त करनी पड़ी चीजें, जिस तरीके की सियासत हो रही थी, उस पे आपने सीधे फेस किया उसको। लेकिन अब मैं समझना चाहता हूं कि संजय सिंह का बाहर आना ये राहत है आम आदमी पार्टी के लिए, कि अरविंद केजरीवाल अंदर जा रहे हैं, सुनीता केजरीवाल की ताजपोशी की तैयारी चल रही है, उनके लिए सियासी आफत है, क्योंकि ईडी ने कहा कि हमें दिक्कत नहीं है, कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक तौर पे वो गतिविधियां कर सकते हैं और इससे पहले वो सांसद पद की सदस्य वो शपथ लेने भी आए यहां पर। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं कुछ बोनोहोमी तो है
कहीं ना कहीं कुछ तो है कि वो जब बाहर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने एक एक सिपाहीदार को जो जो उनके साथ रहे उनको पहले कुछ को ठिकाने लगा दिया पार्टी गठन के बाद और सत्ता में आने के बाद, अब धीरे धीरे जो पहले सत्येंद्र जैन गए, मनीष सिसोदिया गए, अब संजय सिंह गए, अब नाम ले दिया उन्होंने सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना का। तो अब ये जो पूरी तैयारी थी, जो भगत सिंह और भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर के साथ तिरंगे के साथ में जो कुर्सी खाली थी, उस कुर्सी के जरिए जो असली कुर्सी तक पहुंचाने की तैयारी थी उनको, अपनी धर्म पत्नी की, संजय सिंह के बाहर आने से कहीं वो समीकरण तो नहीं गड़बड़ा जाएंगे, कुछ और तो नहीं पक रहा है आम आदमी पार्टी में? क्योंकि मामला तो लीगल है, लीगल मामलों में तो मैं बात करूंगा रमाकांत जी से, वैसे राजनीति भी वो जितना अच्छे तरीके समझते हैं कम लोग समझते हैं, लेकिन आपने तो इस चीज को चूंकि प्रत्यक्ष अनुभव किया, तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ इसके क्या मायने होंगे दिल्ली में। देखिए राजकिशोर जी, यदि केजरीवाल को समझना हो तो उनके लिए एक बहुत अच्छी बात कह सकता हूँ, यूज एंड थ्रो। शुरू से यदि आप उनका इतिहास देखें, मैं उनके साथ उनको देखता रहा हूँ उस टाइम सब, जब मैं नई दिल्ली में था, पार्लियामेंट एसीपी था, या डीआईयू में एसीपी था इन्वेस्टिगेशन में, तो मैंने इस पार्टी को बनते हुए देखा है। और जिसको संघर्ष कहते हैं उसको एनार्किस्ट मैं कहता हूँ, एनार्की जो उनकी तरीका है काम करने का, उसको भी मैंने देखा है। जिस तरह से उन्होंने, अब ये संजय सिंह की बेल हुई है, ये एक और खतरे की तरफ संकेत देना शुरू हो गया है, क्योंकि अभी भगदड़ मचने वाली है। क्योंकि अभी जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान में, चूंकि अभी मैं पहले तो क्लियर करना चाहूँ आपके व्यूअर्स की तरह कि इन जो पीएमएलए केसेज हैं, जो या एक्साइज घोटाला है, उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं हुई है। पीएमएलए एक्ट में सत्येंद्र जैन और ये दोनों जो इन्वॉल्व थे, केवल पीएमएलए एक्ट के अंदर जो इसको रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्योंकि ईडी ने उनकी बेल का अपोज नहीं किया। वो उनके अपने इन्वेस्टिगेशन के तर्क हो सकते हैं, या वो साइलेंट रहना चाहते हैं, या एक हर डिपार्टमेंट की किसी न किसी बेल मैटर में अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि हमें शांत रहना है, चुप रहना है, या विड्रा करना है। ये तो बहुत रेयर ओकेजन होता है कि कभी कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, सीबीआई हो, ईडी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो या स्टेट पुलिस हो, वो डायरेक्ट कोर्ट से कहते हैं जी हमें इसकी कस्टडी की जरूरत नहीं है। उसका तरीका अदालतों के अंदर ये होता है कि आप चुप लगा जाते हैं या कहते हैं कि हम विरोध नहीं करते हैं, परंतु उसके अंदर इसका मतलब ये नहीं कि केस समाप्त हो गया। केस अपनी जगह स्टैंड करेगा, तमाम जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होंगी वो तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। और ये कंडीशनल बेल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो ट्रायल कोर्ट है वो अपने हिसाब से कंडीशन तय करे। जैसे अभी राजनीतिक उनको छूट दी गई है कि आप राजनीतिक बातें कर सकते हैं, बट आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। आप ट्रायल को, या उसके अंदर जो गवाह हैं या जो को एक्यूज्ड हैं, आप उनके साथ में मिलेंगे जुलेंगे, या पब्लिक डोमेन में कोई ऐसी चीज आएगी जो एडवर्स ली जाएगी, तो आपकी बेल भी कैंसिल हो सकती है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे मौके आए हैं जब बेल की जो कंडीशंस थी उनको वायलेट किया गया और अदालतों ने बिल्कुल उनको मानते हुए उनकी बेल को कैंसिल कर दिया। अब जो हंगामा बरपेगा वो इस बात को लेकर बरपेगा, क्योंकि संजय सिंह भी बड़े कद के नेता माने जाते हैं आम आदमी पार्टी के अंदर और मेंबर है पार्लियामेंट के अंदर। वो भी चाहेंगे कि वो भी सीएम वाली पोजीशन में आ जाए, क्योंकि अब तो वो तो केजरीवाल तो जेल में है, अब चूंकि वो बाहर आ गए हैं। सुनीता भाभी तो अभी बिल्कुल एक ग्रस्त वाली पोजीशन में है, उनको राजनीति का तजुर्बा नहीं। ठीक है, उन्होंने 2 चिट्ठी उनको हाथ में पकड़ा दी गई, जैसे मायावती जी को दे दी जाती थी, जो हाथ पढ़ दिया था तो उसको पढ़ के सुना देती थी। उनकी स्थिति कमोवेश वही इनकी पोजीशन है, या राबड़ी देवी से कर सकते हैं, पर राबड़ी देवी चूंकि कम पढ़ी लिखी थी और सुनीता केजरीवाल एक अच्छे पद पर रही हैं, योग्य महिला रही हैं, पढ़ी लिखी महिला रही हैं। उन्होंने वीआरएस लेकर नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि वो अपने पति को सहयोग करना चाहती थी। अब जहां तक संजय सिंह की बेल का ताल्लुक है, वो अभी जब वो शाम को 6 बजे के बाद 7 बजे जब भी जेल से आएंगे, उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? क्योंकि आप जैसे पत्रकार उनको जरूर गिल्ट करेंगे कि जेल में क्या रहा, किस तरह से उन्होंने 6 महीने जमीन पर लेटकर गुजारे हैं, क्या उनकी कार्रवाई दिन भर रहती थी, आगे क्या करने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनका ये बताना कि मेरा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या है, मैं किस तरह से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाऊंगा, या मैं चुपचाप कर जाऊंगा, या मैं विड्रॉ कर जाऊंगा, या राजनीति छोड़ जाऊंगा। ये वो बाद में उद्घाटन करेंगे, क्योंकि इस आम आदमी पार्टी में एक बहुत बड़ी एक तरीका रहा है कि हर चीज को बम विस्फोट की तरह, कल आपने देखा तमाम सोशल मीडिया में दिखाया गया कि आतिशी मारलेना इलियास आतिशी सिंह एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बहुत बड़ा विस्फोटक खुलासा
करेंगे। हम और आप भी बड़े क्रॉस लिप्ड रहे, देखते रहे, इंतजार करते रहे कब 10 बजेंगे, क्या बहुत बड़ा खुलासा किस बारे में करेंगे। टाए टाए फिर खोदा पहाड़ निकली चुईया, कुछ नहीं निकल के आया, वही रटी रटाई बातें, पुरानी बातें, उनसे कुछ निकल के नहीं आया। ना वो कानून की समझ रखती हैं, ना उनको अदालत की प्रक्रिया का मतलब है। केवल वन पॉइंट एजेंडा है, किसी तरह से सरकार को उल्टा सीधा बोलना और उनका घिराव करना, जिसका कि लॉजिक से या इस देश के कानून से, इस देश की अदालतों की जी प्रक्रिया से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। इस तरह के जी कुतर्क लाते हैं, तर्क नहीं कुतर्क लाते हैं वो। जी गुरु मतलब जी। मेरे जैसे और जैसे गौड साहब जैसे लोगों को हंसी भी आती है, शर्म भी आती है, दुख भी होता है कि हमारे राजनीति में जो शीर्ष स्थान पर बैठे हुए हैं, उनके पास में इतनी भी समझदारी नहीं है कि किसी समझदार एडवोकेट, वकील, पुलिस वाले से, किसी एडवोकेट से सलाह करें कि क्या हमें इस बात को सामने लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। तो ये जो तमाम चीजें हैं, अब वो उनके लिए आज बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। एक बार चंडीगढ़ के अंदर जब उनको एक रिलीफ मिला था तो उन्होंने कहा कि हमें न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है। फिर बीच में जब केजरीवाल को अरेस्ट हो गया तो फिर वही अंधेरा आ गया कि नहीं, सब कुछ ये गड़बड़ घोटाला है, ईडी की मार है, राजनीतिक पार्टी है कि मोदी जी, बीजेपी, फला पार्टी, ये पार्टी, वो आ गया। अब ये चूंकि आज बहुत खुशी का दिन है तो आज हमारी न्यायपालिका बड़ी स्वतंत्र है। कल पर को वेद जी केजरीवाल को सवाल तो सुप्रीम यही कोर्ट से है, बेल नहीं मिल पाती तो वेद जी फिर वही सवाल सवाल पैदा तो करेंगे। नहीं, सवाल तो यही है कि वाकई ये खुशी का दिन है आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी के लिए हो सकता है, लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल के लिए वाकई खुशी का दिन है? क्योंकि मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूं, अगर आप याद करें कि जिस तरीके से संसद से लेकर सड़कों तक, अगर केंद्र सरकार के खिलाफ कोई सबसे ज्यादा मुखर था, अरविंद केजरीवाल तो उस समय चुप्पी साध गए थे। वो आवाज होती थी संजय सिंह की। संजय सिंह को राज्यसभा से बाहर निकाला जाता था, संजय सिंह को मार्शल अंदर नहीं जाने देते थे, संजय सिंह वहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देते थे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस पूरे दौर में जो सबसे बड़ा चेहरा संघर्ष का सामने आ रहा था वो संजय सिंह का आ रहा था। संजय सिंह पर जब आरोप लगता है तो वो जेल चले जाते हैं। संजय सिंह की खासियत यह है कि संजय सिंह पूरा, जो सबसे खास शुरुआत में बात बताई रमाकांत जी ने, कि कैसे ये तीन लोग जो है ड्राफ्ट बनाने में थे, जो सीधे सीधे स्टेक होल्डर्स थे, वो उन पर किसी अप्रूवर की तरफ से आरोप लगाया गया था जिसकी वजह से वो अंदर थे। तो उस केस पर भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन संजय सिंह का, अगर जैसा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कहती है कि ईडी किसी के इशारे पर काम करती है, तो ईडी ने तो, आप यकीन मानिए, जितना हम समझ रहे हैं और आप भी जानते हैं, कि जो समीर महेंद्रू हो, अरुण रामचंद्रन पिल्लई हो, अभिषेक गोयन पल्ली हो, ये जितने लोग भी थे, किसी की भी जमानत का मतलब थोड़ा सा भी रूम नहीं दिया। यहाँ तक कि बीमारी भी अगर किसी की थी तो बीमारी के लिए भी उन्होंने बहुत सशर्त चीजें दी। लेकिन संजय सिंह के लिए अचानक इतना उदार मना हो जाना, रमाकांत जी, ये थोड़ा ईडी की जो कार्यशैली है, ईडी जिस तरीके से काम करती चली आ रही थी इस मामले में, तो एज ए वकील और फिर एज ए पॉलिटिकल जो आप एनालिसिस भी बहुत शानदार कर लेते हैं, तो मैं आपको दोनों भूमिकाओं में, आप पर बॉल आपके कोर्ट में मैंने डाल दी है। मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट में लूज बॉल नहीं जानी चाहिए, तो वो आप समझ के देंगे। सर, चंद्रबाबू नायडू कुछ समय पहले एक्यूज थे, इसी डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ने उन्हें एक्यूज बनाया, बहुत भयानक तरीके से बेल अपोज की गई, और आज चंद्रबाबू नायडू सरकार के साथ मिलकर, भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये सब जानते हैं। तो ये जो डिस्काउंट मिला है, क्या हुआ है, पर्दे के पीछे क्या है, और अब कौन सा नया पहलू नजर आएगा, ये देखने का विषय होगा। क्योंकि जैसा आपने कहा कि संजय सिंह बहुत मुखर नेता है, तो प्रतिभा भी है और जनता के साथ जुड़ने का जज्बा और काबिलियत भी है। तो ऐसे समय में जब अरविंद केजरीवाल ने सुनीता केजरीवाल को एक दूसरा चेहरा बनाया था, अब संजय सिंह के बाहर आने के बाद सिचुएशन बदलेगी, और पर्दे के पीछे क्या हुआ है ये तो सब समझते हैं। कुछ समय बाद सामने आएगा कि खाली मेरिट्स पर डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ये कह दे कि सब हमको इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, तो कुछ तो अजीब लगता है। अगर मेरिट्स पे उनके खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा था तो हाईकोर्ट में भी कह ही सकते थे। 6 महीने एक इंसान को जेल में रखने के बाद ये कहा जाए कि नहीं साहब आज ये पाक साफ हो गया, तो ये पाक साफ हो गया या नया एलआई आ गया, ये देखने का विषय होगा।
बहुत सारा कुछ देखा है हमने, हर स्टेट में देखा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। मायावती जी के तो सारे मुकदमे गायब हैं, कहाँ हैं वो पता नहीं। एक दिन में 55 करोड़ रुपया कैश जमा होता है और वो मुकदमा कब कहाँ कैसे चला गया पता नहीं। सरकार कांग्रेस की थी। तो ताज एक्सप्रेसवे के मामले, सीबीआई जांच हुई, कांग्रेस के समय के बाद है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुई, बट हर पार्टी ने मायावती को अपने हिसाब से उपयोग किया। आज कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, इस बात का संदेह मैं अभिव्यक्त कर रहा हूं और बहुत सतर्कता और सजगता के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि यदि ऐसा कुछ हुआ है तो बहुत सम्माननीय तो नहीं है। राजनीतिक मूल्यों का अधोपतन हो रहा है और हम, भगवान कृष्ण ने भी कहा कि साक्षी भाव से देखते रहो, हम देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम कुछ कर नहीं पाते। एक जनता के बहुत छोटे से अंग बन के उसको साक्षी भाव से देखते रहे। बट एक बात जरूर सामने आएगी कि संजय सिंह का जो रोल होगा और जो संजय सिंह के साथ आपका गोल होगा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है निकल के। क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, कैलाश गहलोत, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, ये सब एक तरफ कटघरे में आके खड़े हो गए। बाकी दो बचे हैं, कुछ दिन में कहीं कहीं कुछ दिखेगा। और संजय सिंह जो उस प्रक्रिया से निकल के आए हैं, जिन्हें एक डिस्काउंट दिया गया है ईडी की तरफ से, वो क्या करेंगे, ये उस बात का परिचायक होगा कि क्या हुआ होगा। यही कयास लगाए जा सकते हैं आज तो। बट कुल मिला के सबूत तो निकल के नहीं आया संजय सिंह के खिलाफ, ये बात भी तय। तो मतलब कुल मिला के ये माना जाए कि संजय सिंह के बाहर आने के बाद, वेद जी, मैं अब ये सवाल इसलिए आपके पास थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हुए आपके पास लेकर आ रहा हूं, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि राजनीति, खासतौर से जब चुनाव है, भले ही ये कोर्ट ने दिया है ईडी की, जो ईडी का रवैया था, और ईडी ने जब कहा कि जमानत दी जा सकती, विरोध नहीं किया, उस आधार पर ही जमानत मिली है संजय सिंह को। और अब तक अगर देखा जाए तो जितने हाई प्रोफाइल लोग अंदर गए उसमें सबसे बड़ी जमानत है। इससे पहले किसी को जमानत मिली नहीं। अब संजय सिंह का जो आम आदमी पार्टी, खासतौर से मनीष सिसोदिया नंबर 2 के नेता माने जाते रहे थे जिस समय आंदोलन चल रहा था और जब वो डिप्टी सीएम भी बनाए गए थे, लेकिन पिछले कुछ समय से, चाहे वो पंजाब का चुनाव रहा हो, उसके प्रभारी संजय सिंह थे, उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह थे, तो जो आम आदमी पार्टी के विस्तार का जो जिम्मा था वो कहीं ना कहीं ज्यादातर जगहों पर संजय सिंह के पास रहा है। और संजय सिंह संगठन के तरीके, चूंकि समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं, तो उनके पास उस तरीके की टीम भी उन्होंने तैयार की और वो लगातार खांटी उसी भाव में काम करते चले आ रहे थे। अब जब संजय सिंह बाहर आ गए हैं तो ऐसी स्थिति में जो कहा है विजय सक्सेना, डिप्टी जो गवर्नर है, जो उन्होंने कहा है दिल्ली के, कि जेल से नहीं चलेगी सरकार, तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि जब ये स्थिति आती है तो सुनीता केजरीवाल की जगह संजय सिंह, चूंकि अब बाहर है, मनीष सिसोदिया तो अंदर है, तो संजय सिंह का नाम ज्यादा प्रमुखता से आ सकता है सामने? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं राजकिशोर जी। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्टली। बस आप थोड़ा सा केजरीवाल जी की जी, तरह थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं, अच्छा आप अच्छा सीधे रहिए आराम अच्छा से। अच्छा। देखिए, ये एक बड़ी एक अजीब स्थिति है जब हिंदुस्तान में कोई भी सिपाही, आईएएस, आईपीएस, थानेदार, पटवारी, किसी भी डिपार्टमेंट का अधिकारी या छोटे से छोटे लेवल का अधिकारी जब 48 घंटे तक जेल के अंदर रहता है, कस्टडी में रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिक उसकी सस्पेंशन हो जाती है। परंतु हमारा दुर्भाग्य ये है इस देश का कि बड़े बड़े नेता सालों तक जेल में रहते हैं, उनके लिए ऐसा कोई प्रोविजन कानून के अंदर अभी तक नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि वो उनके अपने इंटरेस्ट से कहीं ना कहीं क्लैश करता है, उनको कहीं दुख या नुकसान पहुंच सकता है। ये कांग्रेस की सरकार भी कर सकती थी, बीजेपी की सरकार भी कर सकती है कि यदि कोई नेता जब तक क्लीन चिट ना उसको मिल जाए, राजनीति में
ना आए या जब तक उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, दुर्भाग्य की बात है। अब जहां तक जेल से राजनीतिक करने की बात है, ये अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय है। सभी लोगों को सोचना चाहिए, इस देश के राजनीतिक लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी है, उनको इस तरह का कानून पास करना चाहिए कि यदि आदमी जेल के अंदर है तो सरकार कैसे चलाएगा। क्योंकि सरकार चलाना एक, उनको कितनी पब्लिक मीटिंग करनी पड़ती, कितने रिबन काटने होते हैं, आम आदमी से मिलना पड़ता है। और ये तो क्लेम करते हैं हम आम आदमी हैं, आम आदमी से जुड़े में, आम आदमी तो कट ऑफ हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, जिस दिन से वो जेल में है और आज तक वो जेल के अंदर है, पहले पुलिस कस्टडी में थे, अब वो जेल चले गए हैं, तो इन दिनों कौन कौन काम संभाल रहा है? क्या सुनीता केजरीवाल भाभी संभाल रही हैं? क्या आतिशी मार्लिना संभाल रही हैं? क्या कोई एमएलए संभाल रहे हैं? कौन डायरेक्शन दे रहा है? 1.5 करोड़ की आबादी है, राजधानी है, दुनिया भर के डिप्लोमेटिक मिशन है यहाँ पर, कौन लोग उन चीजों को चला रहा है? ये बहुत बड़ा एक सवाल बन के पैदा हुआ है। अब संजय सिंह का जो अचानक ये पर्दे पर आ जाना, ये बिल्कुल एक बड़ा चौंकाने वाला है कि अब ये कमांड किसको दी जाएगी। क्योंकि एलजी साहब इशारा कर चुके हैं कि यदि इस तरह से नहीं चल पाएगा, कोई ना कोई आपको निर्णय करना पड़ेगा। कल एमएलए की मीटिंग बुलाई गई है, और उस मीटिंग का पर्पज केवल एक ही हो सकता है कि किसको टेम्परेरी सत्ता दी जाए, और ये दी भी जानी चाहिए। यदि थोड़ा बहुत भी आम आदमी पार्टी के नेताओं में या महाशय केजरीवाल के थोड़ी सभ्यता है, इस देश की प्रति, कुछ संविधान के प्रति, कानून के प्रति, जनता के प्रति कुछ भावना है, तो उनको उसी टाइम रिजाइन कर देना चाहिए था। परंतु बेशर्मी की हद है। मतलब मटका इतना बड़ा चिकना हो चुका है, इतनी खाल मोटी हो चुकी है उनकी, कि वो रिजाइन करने तक को तैयार नहीं है। ये तो शुक्र है कि जो झारखंड के सीएम अरेस्ट हुए थे, उन्होंने अरेस्ट होने के बाद त्यागपत्र दे दिया, वो अलग बात है। उनके यहाँ भी काफी हंगामा हुआ इस बात को लेकर कि कैसे वो कर दिया गया, ये कर दिया गया, भाभी, देवर, जेठ सब मैदान में कूद पड़े। तो ये एक बहुत बड़ा संग्राम में होने वाली स्थिति, मैं समझ रहा हूँ कि ऐसी स्थिति आने वाली है, क्योंकि संजय सिंह को समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे केजरीवाल के बारे में अभी हम आप बात कर रहे थे, कैसे केजरीवाल ने रिजाइन किया, मैक्से से अवार्ड उनको मिला, अब वो नोबेल प्राइज के लिए हकदारी क्लेम कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया के लिए भारत रत्न की उपाधि की बात कर रहे हैं। संजय सिंह भी बहुत बड़े ऐसे साहित्यकार या पढ़े लिखे जर्नलिस्ट नहीं थे। उनकी शुरुआत यदि आप देखें तो वो ब्लैक मार्केटिंग करते थे सिनेमा हॉल के अंदर, उसमें उनके खिलाफ केस भी रजिस्टर है। तो उनकी जो राजनीतिक शुरुआत या क्रिमिनल बैकग्राउंड भी बहुत आसान नहीं है उनको समझना। और वेद जी, जिस तरह क्या से मामला है वैसे? मैं भी समझना चाहता हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं के ट्वीट देखे हैं कि मतलब वो टिकट ब्लैकर वाली बात है, ये सब चीजें हैं, लेकिन क्या वाकई इस तरीके की कोई सत्यता है इसमें? क्योंकि आप कह रहे हैं कि कोई देखिए, केस सत्यता नहीं तो दर्ज है इस मामले में। एफआईआर से होती है। एफआईआर उनके खिलाफ है, उनका नाम, उनके फादर का नाम, उसमें एड्रेस लिखा है, उसमें छिपी हुई बात नहीं है। अभी सोशल अच्छा। मीडिया पर एक बहस चल रही है कि केजरीवाल के खिलाफ एक रेप का खड़गपुर के अंदर मामला हुआ था, जब वो पढ़ते थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे आईआईटी खड़गपुर से, वेस्ट बंगाल से। मैंने भी उसमें जानना चाहा, तो मेरे बहुत सीनियर लेवल के कोई ऑफिसर थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या मैं ये एफआईआर ले सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वेदभूषण, जब तक टीएमसी की इनकी जो बहन है, मौसी बहन है केजरीवाल की, जो ममता बनर्जी हैं, तो उनके रहते हुए आपको एफआईआर नहीं मिल पाएगी। ठीक है, मैं आरटीआई में कोशिश करूंगा कि शायद मुझे वो जानकारी दे दें कि क्या यही वो केजरीवाल थे जिन्होंने 19 साल की लड़की के साथ रेप किया था। तो सोशल मीडिया में चीजें होती हैं, वो कहीं ना की सत्यता की तरफ इंडिकेट जरूर करती हैं। हो सकता है वो दूसरे केजरीवाल हो, पर संजय सिंह के बारे में जरूर, ये बिल्कुल उनके जो गांव, पैतृक गांव, और मैं यूपी को बिलोंग करता हूं, वहां पर ब्लैक मार्केटिंग यंगस्टर्स खूब करते हैं अपनी पॉकेट खर्च निकालने के लिए। अच्छे घरों के लड़के भी कई बार कर लेते हैं, जब अच्छी पिक्चर आती है वो इकट्ठी जाके अपने सेटिंग से, मैनेजर से टिकट ले आते हैं और ब्लैक कर लेते हैं। चलो, वो तो उनकी शुरुआती स्टेज थी, परंतु जो अब की वेदभूषण जी, स्टेज थी सारे यूपी पार्लियामेंट। वाले ऐसे नहीं होते हैं। जी। हाँ नहीं, सारे, मैं भी यूपी का हूँ। मैं गौर साहब, आप, आई एम नॉट इंडिकेटिंग यू, नहीं, मैं भी यूपी का हूँ। और हमारे बहुत सारे बड़े, जो बड़े लेवल वैसे के जो हमारे वैसे राजनीतिज्ञ आपको हैं, बताऊं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ यूपी से रहे। इस स्क्रीन पे जितने लोग दिखाई पड़ रहे हैं वैद जी, सारे लोग उत्तर जी, प्रदेश से ही हैं। उत्तर प्रदेश गौर एक शायद बहुत बड़ा, पश्चिमी उत्तर बहुत बड़ा एक, प्रदेश। आप इसको उत्तर प्रदेश न कहें, वो अपने आप में कंट्री से बड़ा है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्री देखेंगे, बहुत सारे कंट्रियों को बना सकता है। बड़ी विविधताओं वाला एक प्रदेश है, और इस जी देश का सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश से मैक्सिमम प्रधानमंत्री इसी प्रदेश की वजह से रहे। आज मोदी जी भी बनारस से लड़के आए हैं। जी तो यूपी की जो भूमिका राजनीति में रही है, बहुत बड़े लेवल पर रही है। बहुत नीचे के ठीक है स्तर से वैद जी। लोग ऊपर तक, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग पहुंचे हैं। तो यूपी जी, की जो एक पहचान है, वो अपने आप में अलग है। आपने तो अच्छा नाम पहचान में, लिया। एक तरफ लाल बहादुर शास्त्री का नाम लिया, दूसरी तरफ अब हम बात कर रहे हैं कि अभी आपने कहा कि नोबेल पुरस्कार के लिए भी अरविंद केजरीवाल जी भी
कर सकते हैं, तो वो कह सकते हैं कि नेल्सन मंडेला भी जेल में थे, मैं भी जेल में हूँ, तो मुझे भी नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। मैग्सेसे उनको मिल ही चुका है, खैर वो अलग अब बात है, उस पर हम नहीं जाते। फूलन देवी से यदि रानी लक्ष्मीबाई को कंपेयर करेंगे तो खैर उसका तो खैर मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि फूलन देवी को भी रानी लक्ष्मीबाई माना जाए। वो देश के लिए लड़ी थी, देश की अस्मिता के लिए लड़ी थी, बहादुर महिला थी। यदि फूलन देवी से उनको कंपेयर करेंगे, दुर्भाग्य है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। और जो हशर हुआ वो भी आपने देखा, गोली की मौत हुई, जिससे गोली से उन्होंने चलाकर कितने लोगों को मारा, उसी तरह की गोली से उनकी मौत हुई। तो ये एक ऐसी विविधता वाली बहस है कि बहुत सारे पक्ष हो विषयांतर सकते हो हैं, बहुत जाता है सारी कई बार चीजें आ जब सकती विषय करते हैं जी, विषयांतर होता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार अभय राय जी भी जुड़ गए हैं। अभय राय जी भी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से आते हैं। तो अभय जी, कुल मिला के यूपी की चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि जो चेहरा अभी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा था संजय सिंह का, अभी जिन पर हम डिबेट कर रहे हैं, वो संजय सिंह जमानत पर बाहर आ गए हैं। हम, आप जानते हैं कि जो चर्चा कर रहे हैं उसके लीगल फ्रेमवर्क के बारे में, तो चूंकि गौड़ साहब साथ बैठे हुए हैं, तो हमें बहुत ज्यादा उस पर चर्चा करने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। उन्होंने बहुत सहजता के साथ में एक एक चीज खोलकर सामने रख दी कि इसका मतलब क्या है और इसके मायने क्या होंगे आने वाले समय में। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या अब जो सक्सेशन प्लान था अरविंद केजरीवाल का, अब संजय सिंह के बाहर आने के बाद वो क्या गड़बड़ा सकता है? बिल्कुल, मैं सीधे पॉइंटेड सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, ये एक तरह से मान के चलिए कि जो केजरीवाल घूम रहे थे, जो सुनता है ये टेंशन का हुआ, क्योंकि ये साफ तौर पर अगर देखें तो संजय सिंह काफी अनुभवी है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता होंगे, और अगर वो बाहर है तो अब मान कर चलिए कि अगर मनीष सिसोदिया के बाद कोई चेहरा उठा के संजय सिंह काफी मुखर नेता नहीं है, और राज्यसभा में उनकी मौजूदगी किस तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए मजबूती देती है, ये सबने देखा भी। तो ऐसे में अगर संजय सिंह बाहर है, जमानत पे हैं, और जैसा कि उनको जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही और ईडी ने उसका विरोध के लिए चाहा कि वो ट्रायल कोर्ट का मामला है, तो ऐसे में संजय सिंह के बाहर रहने से कहीं न कहीं अगर सुनीता केजरीवाल को अगर अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, तो ये नैतिकता के तौर पर जो बात नैतिकता की बात करते थे केजरीवाल, तो ये इनके लिए ऐसा करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। तो ये मान कर चलते कि अचानक संजय सिंह को जमानत मिलना ये अपने आप में भी बहुत बड़ी बात है। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से मिला है, इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि ईडी के कहने पर सुप्रीम कोर्ट कहीं भी, चाहे वो जमानत की बात हो या जो जिस पर ट्रायल के दौरान, ये सब कुछ प्रूफ पे होता है। जैसी एजेंसियां जिस तरीके से जो कागजात या जो जिस तरह का उसी के हिसाब से होता है, तो ये अलग मसला है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि संजय सिंह का बाहर आना और अचानक इस तरीके से उन्हें जमानत मिल जाना, ये केजरीवाल की सारी जो रणनीति थी वो उसके लिए एक झटका तो माना जा सकता है, क्योंकि संजय सिंह बाहर होंगे और अगर सुनीता केजरीवाल को उत्तराधिकार मिलता है, तो ये अपने आप में ना तो पार्टी के लिए अच्छा है, क्योंकि पार्टी के अंदर भी किसी न किसी तरह का विरोध होगा, क्योंकि पार्टी के अंदर भी केजरीवाल जी। देखिए, मैं दरअसल आपने जो बात कही, चूंकि अब मैं जाऊंगा रमाकांत गौड़ जी के पास, इसलिए जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि रमाकांत जी, मैं एक चीज अब समझना चाहता हूँ। आपने जो बात बताई कि किस आधार पर उनको जमानत मिली और इसके क्या असर होंगे, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसको और आगे लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि राजनीति सबसे आगे चलती है देश में, और इस समय लोकसभा चुनाव, बिल्कुल आप जानते हैं कि अधिसूचना जारी हो चुकी है, हो रहे हैं सामने। तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी हुई, क्योंकि देखिए, वैसे तो जमानत मिलने से वो जश्न मना सकते हैं, इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट से एक पहली सफलता मिली, उनका बड़ा नेता बाहर आ रहा है। लेकिन इस बड़े नेता के ऐसे समय में बाहर आना, जब अरविंद केजरीवाल अंदर जा चुके, चूंकि मनीष सिसोदिया भी पहले अंदर थे, संजय सिंह भी अंदर थे, उसके बाद इनका बाहर आना, क्या अब अगर इस तरीके कोई परिस्थिति आती है कि जेल में रह रहा व्यक्ति नहीं बन सकता है, रह सकता है मुख्यमंत्री, अगर ऐसी कुछ परिस्थिति बनती है, तो क्या संजय सिंह के खिलाफ, चूंकि ट्रायल चल रहा है, तो ये भी क्या कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेज इसके होंगे, कोई एक कानूनी बाधा उनके सामने आएगी, इसको बाधा बनाकर मतलब केजरीवाल अपने अगले मोहरे खेल सकते हैं? देखिए, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल दोनों एक ही फुटिंग पर खड़े हैं, दोनों एक ही केस में को एक्यूज्ड है, दोनों के ही सामने कोई प्रतिबंध नहीं है, संवैधानिक या
जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कि वो मुख्यमंत्री या मंत्री न बने रह सके। हालांकि अरविंद केजरीवाल के सामने बहुत सारी समस्याएं ये हैं कि एक दिल्ली प्रेजेंस एक्ट है जो सन 2000 में पारित हुआ और 2002 में फरवरी 2002 में लागू हुआ। तो उसके तहत वो हफ्ते में सिर्फ 2 मीटिंग्स कर सकते हैं। वो जो चिट्ठी लिख सकते हैं वो भी जेल सुप्रीडेंट के अवलोकन के बाद ही बाहर जा सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये प्रैक्टिकल नहीं है कि वो जेल से मुख्यमंत्री के बतौर प्रशासन चला सके। अब ऐसे में एक अवस्था ये आती है, जैसे एलजी साहब ने बहुत क्लैरिटी दी इस विषय में, और भारत का संविधान भी अनुच्छेद 239 ए बी ये कहता है कि अगर एलजी ये महसूस करते हैं कि प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है वो चरमरा गई है, लॉलेसनेस आ गई है, तो तब वो अपनी संस्तुति राष्ट्रपति महोदया को दें और राष्ट्रपति महोदया उस पर निर्णय लें। और राष्ट्रपति महोदया जो भी निर्णय लेंगी वो जुडिशियल रिव्यू के पार्लेंस में आएगा कि जुडिशरी उसको रिव्यू कर सकती है। ये एक पहलू हुआ। अब इसका ये तो संवैधानिक पहलू हुआ, कानूनी पहलू हुआ। इसका जो दूसरा पहलू है, जो सामाजिक और राजनीतिक पहलू है, वो ये है कि आज जब समाजवादी पार्टी के दिल्ली से जुड़े हर नेता का जो कलर है वो बहुत टेंटेड दिख रहा है, ऐसे में जो बोल्ड फेस है या जो मुखर वाणी है वो सिर्फ और सिर्फ संजय सिंह के पास है। बेशक उनके खिलाफ कुछ केसेस हुए हों, ये तो सर्टिफिकेट होता है कि भाई किसके खिलाफ कितने मुकदमे हैं, वो उतना बड़ा राजनीतिज्ञ हो जाता है। हम उसमें आपराधिक भी आते हैं और बहुत सारे मुकदमे बहुत सारी वजहों से भी लगाए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत सारे मुकदमे ऐसे हुए, मैं फेहरिस्त दे सकता हूं, जिनका हश्र कहीं देखने को नहीं मिला। मुकदमे उठे, बुलबुले की तरह उठे, कुछ महीने कुछ साल रहे, बट उसमें चार्ज भी फ्रेम नहीं हुआ। और वो राजनीतिक थे और राजनीति के बड़े बड़े गलियारों को अफेक्ट किया उन्होंने। तो इत्तेफाकन मैं भी उनमें से कुछ मुकदमों का पार्ट रहा हूं। जी, मुझे आइडिया है उनका। तो इशू बहुत छोटा सा आएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल अपना मुख्यमंत्री पद सुनीता केजरीवाल को देते हैं, संजय सिंह को देते हैं, या जनता से किसी और संघर्ष से निकल के आए व्यक्ति को देते हैं? हालात बता रहे हैं कि उनकी चिट्ठियां पढ़ दी गई। अरे भाई, जब वो ईडी की कस्टडी में थे तो वो परिवार से मिल रहे थे या चिट्ठी लिख के पत्नी को दे रहे थे? और लगातार चिट्ठियां आई, कभी कोई चिट्ठी सौरभ भारद्वाज पढ़ रहे हैं, कभी कोई चिट्ठी सुनीता केजरीवाल पढ़ रही है। तो वो इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे या चिट्ठियों में अपना दिमाग लगा रहे थे, पता नहीं। बट ये एक बहुत क्रूशियल समय आ गया है जब दिल्ली की जनता का प्रतिनिधित्व प्रदेश में क्या होगा और देश में क्या होगा, इसके लिए ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अरविंद केजरीवाल का ये निर्णय कि कौन मुख्यमंत्री बने और संजय सिंह का ये निर्णय कि वो कितना उस बात को माने, और दिल्ली की जनता का यह निर्णय कि इस दौर में किसको चुने, ये सब बातें बहुत गंभीर हैं, जिनमें कुछ समय के बाद रिजल्ट सामने आते दिखेंगे। आप इस पे लगातार चर्चा भी करेंगे, पैनी नजर भी बनाए रखेंगे, तो जनता के सामने सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी होगा। आवाज नहीं आ रही अभय राय जी आपकी। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। कुछ टेक्निकल ग्लिच है इसमें।
चलिए लेट हो जाएंगे, मैंने बीच में काट दिया, चलता रहेगा क्योंकि हमें वहाँ टाइम दिया है। काफी इसका राजनीति पूरी जो इसका सियासी अगर एंगल देखेंगे तो कुल मिलाकर इस पर संजय सिंह बाहर आने के बाद अब उसमें किस तरीके से वो आम आदमी पार्टी के लिए जो समस्या ये आ रही थी कि अरविंद केजरीवाल के बाद उनकी जो कुर्सी किसके बाद है, तो हमारे साथ एक बार फिर से राजनीति पर जुड़ चुके हैं और फिर इस लगातार उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी, दरअसल माफी चाहता हूँ, कई बार कनेक्टिविटी के इश्यूज हो जाते हैं और आपसे संपर्क में थोड़ी बाधा उत्पन्न हुई, लेकिन हम जो चर्चा कर रहे थे, इस चर्चा का लब्बो-लुबाब ये था कि किस तरीके से संजय सिंह को जमानत मिलना, उसके अपने लीगल तो जो टर्म्स हैं, जो उसके लीगल, जो उसके रिपरकेशंस हैं, जो उसके कानूनी पहलू हैं, वो तो हैं, लेकिन उससे ज्यादा उसके सियासी मायने। और मैं नहीं कह रहा हूं कि ये किसी सियासत के तहत हुआ है, लेकिन जब भी जुडिशरी से कुछ फैसले होते हैं तो निश्चित तौर पर सियासत पर उसका असर पड़ता है। और ऐसे समय में जबकि अरविंद केजरीवाल अंदर हैं और संजय सिंह का बाहर आना, क्योंकि सक्सेशन को लेकर बात चल रही थी, भले ही कहा जा रहा हो कि अरविंद केजरीवाल जेल से सियासत चलाएंगे, जेल से सरकार चलाएंगे, तो जेल से सियासत तो हो सकती है, लेकिन सरकार चलाना वो अपने आप में एक संवैधानिक मामला है, जिसके बारे में हमारे साथ दो महानुभाव वरिष्ठ जुड़े हुए थे। एक दिल्ली पुलिस में रह चुके थे वेदभूषण जी, और साथ ही रमाकांत गौड़ जी, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के। तो उन्होंने साफ साफ समझाया कि कैसे प्रिजन एक्ट उसमें उनके लिए बाधा बन सकता है। अब संजय सिंह भले इस मामले में को एक्यूज्ड हूं, लेकिन वो कम से कम बाहर है। और एक बात है कि वो उस तरीके से ये पॉलिसी ड्राफ्टिंग में नहीं थे, सीधे उनका कोई मसला नहीं था। उनके ऊपर कुछ आरोप लगे थे, जो बात कही थी वो आरोप भी पढ़ के, क्योंकि जब उनको जमानत मिली है तो आरोप किस बिहाफ पे उनकी गिरफ्तारी हुई थी ये बताना भी मुझे लगता है दर्शकों को जरूरी हो जाता है। तो वो जो आरोप थे उसमें मेन जो दिनेश अरोड़ा का जो मामला आया था, आपको पता है कि जो अप्रूवर बना था उनकी उस पर हुआ था। तो ईडी की चार्जशीट थी कि दिनेश अरोड़ा ने अपने बयानों में बताया कि उसकी मुलाकात सबसे पहले संजय सिंह से हुई। पहले अप्रूवर है दिनेश अरोड़ा, आप समझ लीजिए। उसके बाद एक रेस्तरां जिसका नाम है अनप्लग्ड कोर्टयार्ड में पार्टी हो रही थी, उस समय दिनेश अरोड़ा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के संपर्क में आए, ऐसा उनका कहना है। फिर संजय सिंह के अनुरोध पर दिनेश अरोड़ा ने कई रेस्तरां बार मालिकों से बात की और 32 लाख रुपए फंड इकट्ठा करके मनीष सिसोदिया को दिया। तो मनीष सिसोदिया की पहली बड़ी पॉलिटिकल गिरफ्तारी सत्येंद्र जैन के बाद हुई थी, ये आप जानते ही। बार रेस्तरां से जो 32 लाख रुपए आए, वो ये कहा गया कि वो विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया जाता। और सार्थक फ्लेक्स नाम की रिटेल कंपनी के मालिक अमित अरोड़ा, दूसरे अरोड़ा हैं दिनेश अरोड़ा के अलावा, उनकी दुकान पीतमपुरा से ओखला शिफ्ट करने में मदद मांगी गई। वो किया गया, जिसके लिए दिनेश अरोड़ा ने मनीष सिसोदिया से बात की और संजय सिंह ने मध्यस्थता की और एक्साइज विभाग में पेंडिंग इस फाइल को पास करवा के मामले को सुलझाया, ये आरोप है। फिर उसके बाद दिनेश अरोड़ा ने अपने बयानों में बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर मनीष सिसोदिया से 5-6 बार बात की और बाद में संजय सिंह के साथ केजरीवाल के आवास पर भी केजरीवाल से मुलाकात की। तो इस आधार पर यह गिरफ्तारी हुई थी। तो कुल मिला के अरविंद केजरीवाल तो निश्चित तौर पर वो पार्टी के सरकार के मुखिया हैं। मनीष सिसोदिया के पास आबकारी मंत्रालय था, सत्येंद्र जैन उसमें पॉलिसी बनाने में थे। तो ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं, ये निश्चित तौर पर सीधे सीधे प्रत्यक्ष तौर पर उससे जुड़ती हुई थी। संजय सिंह चूंकि उसमें मीडिएशन की भूमिका में दिखाए जा रहे हैं, तो सीधे उनके पास कोई कलम का अधिकार नहीं था, लेकिन उनको भी इस तरीके से यहां पर लाया गया था। अब उनको जमानत मिली है तब जब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि उनको आपत्ति नहीं है, बशर्ते वो कुछ नियम है, कुछ चीजें हैं जिनका उनको पालन करना होगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि संजय सिंह के बाहर आने के बाद अब किस तरीके से राजनीतिक हालात बदलते हैं, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं आपके पास ही आऊंगा अभय जी, हमारे दोनों अतिथि अगर जुड़ेंगे हमारे साथ में तो भी उनसे भी हम संपर्क करेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। क्योंकि बार बार ये जो बात आ रही है कि सुनीता केजरीवाल जिस तरीके से रामलीला मैदान से लेकर और वो जो तिरंगे के बीच वाली कुर्सी से लेकर और
लगातार वो लाइमलाइट में है। अब संजय सिंह के आने के बाद आपको लगता है कि क्योंकि सौरभ भारद्वाज, आतिशी मार्लेना का नाम भी लिया जा चुका है, उसके बाद पार्टी में तमाम लोग के कान खड़े हो चुके हैं, और राघव चड्ढा तो आने का ही नाम नहीं ले रहे हैं, वो तो विदेश में ही बस गए हैं जैसे। तो ये सब चल क्या रहा है? मतलब कुल मिला के आम आदमी पार्टी के लिए बहुत खतरनाक संकेत हैं, संदेश हैं, क्योंकि भले ही अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को सक्सेशन देने की तैयारी कर रहे हो, लेकिन पार्टी में मुझे लगता है कि इतना आसान अब नहीं रह जाएगा जैसा कि हेमंत सोरेन के लिए दिक्कत हो गई थी। पहले वो भी कुछ ऐसा ही प्लान बना रहे थे। जी बिल्कुल, ये इतना आसान नहीं है। सुनीता केजरीवाल को अब संजय सिंह का बाहर आना, ये अपने आप में सुनीता केजरीवाल के बारे में जो सोचा जा रहा था, तो उसको बहुत बड़ा झटका होगा। क्योंकि आपने सही कहा कि विगत कुछ दिनों में सुनीता केजरीवाल अचानक सक्रिय हुई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रहते आपने देखा होगा कि सुनीता केजरीवाल कभी कदार दिखती थी, लेकिन इस तरीके से अचानक जैसे लगा कि एक तो हेमंत सोरेन, जब उनके बारे में कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ेंगे और कल्पना सोरेन के लिए सरफराज जी थे, उनका बाकायदा इस्तीफा कराया गया। वो राज्यसभा भेज दिए गए गांधी सीट, और अभी उससे चुनाव भी लड़ेंगे, चुनाव जो है। लेकिन तब भी इतनी सक्रियता कल्पना सोरेन को लेकर नहीं थी। लेकिन सुनीता केजरीवाल का जब से वो अरविंद केजरीवाल जेल गए, तब से आपने देखा कि बड़े बड़े कल्पना सोरेन से मिलना, फिर अभी पिछले दिनों जो मंच पे वहाँ रैली हुई, उसपे सारी जो बड़े विपक्ष के नेता थे, चाहे वो सोनिया गांधी हो, संजय माफ कीजिएगा राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी, सारे लोगों के बीच वो सुनीता केजरीवाल एकदम बिल्कुल काफी जैसा लग रहा था कि काफी कॉन्फिडेंस भी उनके अंदर आ रहा था। तो ये सारी चीजें तो हो रही, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन संजय सिंह के बाहर आने के बाद, और आपने जो कहा कि वाकई जो संजय सिंह का जो आरोप है, वो आरोप बहुत गंभीर आरोप, उसको हम नहीं कह सकते, हर आरोप तो आरोप होते हैं, लेकिन वो सरकार का हिस्सा नहीं, क्योंकि वो राज्यसभा सांसद थे, तो उनका दिल्ली सरकार से कोई मतलब नहीं। वो बस मध्यस्थता वाली बात है, उसी को लेकर वो उन पे आरोप थे, और उसी में वो गिरफ्तार होकर जेल में थे। तो उनपे इस तरह के किसी तरह के कोई इतना आरोप नहीं है। तो ऐसे में संजय सिंह का बाहर आना ये अपने आप में कहीं न कहीं एक तरह से राइवल की बात करूँगा, क्योंकि आतिशी और सौरभ भारद्वाज का तो नाम अब लेने का मतलब है कि अब उनसे पूछताछ, अब जब ईडी का समन आ जाए, क्योंकि राघव चड्ढा पर भी आरोप लगे, लेकिन राघव चड्ढा पर इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं हुई, और राघव चड्ढा जिस तरीके से साइलेंट है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि वो क्यों साइलेंट है, क्योंकि वो तो बड़ा प्रखर नेता है भाई। वो तो राज्यसभा में संजय सिंह के जाने के बाद सारा मोर्चा उन्होंने संभाल रखा था, और इतना बड़ा कांड हो गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल कि राघव चड्ढा की चाहे कोई विदेश, आज तो विदेश में चाहे कहीं भी आप दुनिया के किसी भी कोने में रहे, आप तो चांद पर भी रहने तो जुड़ सकते हैं जी। तो ऐसे में राघव चड्ढा की चुप्पी है, ये एक बहुत बड़ा सवाल पाते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि विदेश वाली जो बात आपने कही, विदेश का तो आलम यह है कि विदेश में रहकर, विदेश में रहता हुआ जर्मनी में रह रहा एक ध्रुव राठी नाम का ब्लॉगर और यूट्यूबर, वो बार बार देश में तानाशाही का ऐलान कर देता है, और अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी नहीं हुई थी उस समय अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी करता है, और कहता है कि देश में डेमोक्रेसी नहीं है, और कोर्ट को लेकर भी किस तरीके से बंधक बना लिया गया, इस तरीके की बातें करता है। और तो विदेश में रहकर प्रहार करते हैं। हमारे साथ रमाकांत गौड़ जी जुड़ गए हैं। माफी चाहता हूँ रमाकांत जी, वो कनेक्टिविटी की वजह से आपसे संपर्क सदा नहीं रह पाया हमारा, लेकिन अब मैं फिर सीधे आपके पास आ रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी, मैं आवाज क्लियर। क्योंकि देखिए, मैं अब सीधे इसके थोड़ा सा, चूंकि हमने राजनीति काफी कर ली, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार दर्शकों को एक बार ये जरूर आप बताएं कि अब संजय सिंह को जो जमानत, चूंकि पहले आपने बताया, तो इसको थोड़ा और विस्तार में हम लेकर चलने की कोशिश करते हैं कि संजय सिंह को जमानत जिन प्रावधानों के तहत और जिन परिस्थितियों में दी गई है, क्या उसके आधार पर जब राजनीति खेलने की कोशिश होगी आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो कहेंगे कि देखिए कोर्ट में ये चीजें नहीं रही है, लेकिन ये तो पब्लिक को तुरंत पता चल जाता है, आजकल तो कोर्ट की प्रोसीडिंग में लाइव होती है कि ईडी ने वहां पर विरोध ही नहीं किया है। तो इससे कहीं ना कहीं क्या मतलब आपको लगता है कि कुछ संदिग्ध होगा मामला सियासत में, इस कोर्ट को ले जाने में, जो आपने कहा था कि एक अलग किस्म का क्षरण आप देख रहे हैं राजनीति में? देखिए, कोर्ट को राजनीति का एक क्षेत्र बनाने का बराबर प्रयास किया जाता रहा है। अब मैं अरविंद केजरीवाल की ही बात करूं, मैं इस मुकदमे की बात करूं कि 3 मिनिस्टर्स थे जिन लोगों ने पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी को ओवरसी अरविंद केजरीवाल ने किया।
विजय नायर नाम का एक व्यक्ति था जो साउथ ग्रुप को रिप्रेजेंट करता था। शरद शेट्टी नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने पैसे लगभग 100 करोड़ रुपए पहुंचाने की बात की। एक आंगड़िया के यहां से रेड होती है जहां 45 करोड़ रुपए गोवा पहुंचने के सबूत मिलते हैं। तो इतने सबूत सामने दिखते हैं लगभग। और मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दे रहा हूं जो मनीष सिसोदिया के समय में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। लगभग 3200 पेज की चार्जशीट सीबीआई ने फाइल की। लगभग 300 विटनेसेस इस केस में हैं जो सीबीआई ने या ईडी ने सामने रखे। तो ऐसा कोई मुकदमा नहीं है जिसे खालिस राजनीति कह के दरकिनार कर दिया जाए। जब ये कहा जाता है, जब अरविंद केजरीवाल ने कहा ये राजनीतिक षड्यंत्र है, तो अगर ये निरा राजनीतिक षड्यंत्र है तो 3000 पेज की चार्जशीट नहीं बनती। संजय सिंह के खिलाफ कुछ सबूत मिले नहीं मिले, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहरहाल बात यह है कि ईडी ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया, उन्हें जमानत मिल गई। अब आते हैं सिर्फ एक लाइन में उस आपके उत्तर के कोर पॉलिटिकल इश्यू पर आ जाऊंगा। सिर्फ एक बात मैं ये दिखाना चाहूंगा आपके दर्शकों को, जो कि बहुत सजग और जागरूक दर्शक है, जो मेरे भारत की जनता है, कि 21 तारीख को अरविंद केजरीवाल ने अपनी अरेस्ट के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की, जिसमें ये कहा गया कि साहब मेरी अरेस्ट इलीगल है और जो मैजिस्ट्रेट ने ईडी को रिमांड दिया है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 28 तारीख को उनको दोबारा पेश किया। 27 तारीख को हाई कोर्ट उस पर नोटिस इश्यू करती है, ईडी से जवाब मांगती है, 3 अप्रैल के लिए लगा देती है। 28 मार्च को सेशंस कोर्ट में फिर से पेश किया जाता है, जिस कोर्ट ने उन्हें रिमांड पर दिया था ईडी के। तब वो वहां जाकर कहते हैं कि साहब ये राजनीतिक षड्यंत्र है, पर मैं जांच में कॉपरेट करने के लिए तैयार हूं, इन्हें कस्टडी दे दी जाए मेरी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अरे भाई, इतना तुमने देश में विदेश में सोशल मीडिया पर हंगामा मचाए रखा, अक्टूबर से मार्च तक आप ईडी के समन का किसी का जवाब नहीं दे रहे थे, तो ऐसा, और एक दिन में आपका ऐसा कौन सा हृदय परिवर्तन हुआ कि आपने कोर्ट में जाके कहा कि साहब इन्हें कस्टडी दे दो, कोई बात नहीं, मैं जांच में कॉपरेट करूंगा। और फिर पैंतरा बदला, फिर कहा कि साहब मैं अपने फोन्स के पासवर्ड नहीं दूंगा, अपने डिजिटल डिवाइसेस के पासवर्ड नहीं दूंगा। आज सारा का सारा कम्युनिकेशन डिजिटली होता है। तो देश की जनता बेवकूफ नहीं है, उसको बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। बड़े बड़े नारे लगाना या सुनीता केजरीवाल के 4 सवाल पूछ देना, क्या केजरीवाल को हटना चाहिए, क्या केजरीवाल ईमानदार नहीं है, अरे भाई वो जो पासवर्ड दे देना, क्या दिक्कत है? ऐसा उन पासवर्ड्स में क्या है, उन डिजिटल डिवाइसेस में क्या है जिसको छुपा रहे हैं? अगर आप इतने बड़े संत हैं तो आप दे दें डिजिटल डिवाइसेस के पासवर्ड, आप बता दें किससे क्या बात हुई। उन्हें तो कुछ बातों से ही मतलब है ना। तो आपका जो कंडक्ट है, आपका जो चरित्र है, वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने उजागर हो जाएगा, इसलिए नहीं दे रहे। अब बाकी के बचे कुचे 2 नेताओं को भी उन्होंने मरवाने की राह पे भेज दिया। कहा कि विजय नायर, अब विजय नायर रहते कैलाश गहलोत के सौजन्य से किसी घर पर थे, मनीष सिसोदिया के यहाँ से वो ऑपरेट करते थे, और जो उनके मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय है वहां वो बैठ के काम करते थे। तो ये सब बातों की जानकारी आतिशी और सौरभ भारद्वाज को होनी चाहिए। तो सारे जनता के बीच से निकले हुए नेताओं को उन्होंने सिरे लगा दिया। आंदोलन शुरू किया प्रशांत भूषण और हमारे कवि महोदय के साथ, और उन्हें साइड लगा दिया। अन्ना हजारे के साथ चले, उन्हें साइड लगा दिया। तो ये फितरत है उनकी। अब संजय सिंह को देखना है कि उन्हें क्या जवाब देना है। मुद्दा संजय सिंह का भी है कि संजय सिंह को साफ दिखेगा कि उनके लिए कौन कितना खड़ा हुआ, और क्योंकि जनता से जुड़े नेता है। आज सुनीता केजरीवाल पत्नी हो सकती है, पर जिस डायनेस्टी की हम बात करते आए हैं, जिस डायनेस्टी के घोर विरोधी रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्या उस डायनेस्टी का प्रतिपालन करेंगे, या अपने जमीन से जुड़े किसी नेता को, आपके नेता को कमान देंगे? ये अब अरविंद केजरीवाल का
अग्नि परीक्षा है। अब इस अग्नि परीक्षा में वो कितने खरे उतरेंगे ये तो समय बताएगा। दरअसल अरविंद जी की बड़ी खास बात है केजरीवाल जी की, रमाकांत जी, वो कुछ मामलों में खान है, जो कहते हैं वो जरूर करते हैं और जो नहीं कहते हैं वो जरूर करते हैं। सलमान खान का डायलॉग था ना, तो अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं ना कि मतलब उन्होंने कहा हम राजनीति में नहीं आएंगे, तो आप देख लीजिए राजनीति में आए, बच्चों की कसम खाई थी, इसमें कुछ छिपा हुआ नहीं है। हम लोग वहीं पर उसी सभा में थे जहां पर उन्होंने इस तरीके की बात कही थी। लेकिन खैर चलिए, राजनीति में सब होता रहता है, इसमें कोई खास बात नहीं। तमाम लोग बहुत कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या है, तो बहुत पहले मन्ना डे जी गा के चले गए थे। लेकिन यहाँ पर सवाल दूसरा आ रहा है, एक नई किस्म की सियासत। दरअसल ये सिर्फ बात अरविंद केजरीवाल की नहीं है। आम आदमी को, मुझे याद है कि जिस तरीके से अन्ना का आंदोलन चल रहा था, क्यों अरविंद केजरीवाल से जो लोग नाराज होते हैं तो अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में उनसे ज्यादा इसलिए चिढ़ते हैं क्योंकि सबको ये लगता था कि ये हमारे हक की बात है। जो एक परंपरागत सियासत चली आ रही थी उससे अलग हटकर एक ताजी हवा का झोंका है, एक नई रोशनी है जो वाकई आम आदमी के हितों की बात करेगी और आम आदमी के द्वारा जो लोकतंत्र की मूल आत्मा है कि लोगों के द्वारा जो सरकार संचालित हो उसको उस तरीके से चलाया जाएगा। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। दरअसल जो उनके संघर्ष के साथी थे उनको स्थान विशेष में टिप्पणी नहीं कर सकता, जो उन्होंने कहा था उनको बाहर कर दिया इस तरीके से करके। फिर इसके बाद धीरे धीरे पार्टी के अंदर भी अगर आप देखें, संजय सिंह अपवाद इसलिए थे क्योंकि संजय सिंह, जैसा आपने कहा कि वो जमीन से जुड़े नेता थे और उन्होंने भी राज्यसभा लड़कर ली, वरना राज्यसभा जिनको इन्होंने भेजा था वो अपने आप में आम आदमी पार्टी के चाल चरित्र चिंतन, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का वर्ड है लेकिन इनका भी चाल चरित्र चिंतन जो है वो वहां पर दिखाई पड़ रहा था, जो दो पहले राज्यसभा सांसद इन्होंने भेजे थे। तो ये तो तय है कि अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि आपने विजय नायर का नाम लिया, विजय नायर जेल में उनके साथ हैं, लेकिन दूसरी केजरीवाल जो सुनीता केजरीवाल है उनके साथ उनके जो दूसरे राइट हैंड है, अब पता नहीं राइट विजय नायर को कहूं कि विभव को कहूं, लेकिन वहां पर विभव हैं और विभव से भी खूब पूछताछ हुई है, जल निगम घोटाले में भी हुई है और इसमें भी लगातार इनसे पूछताछ होती रही ईडी और सीबीआई की। लेकिन अभय जी, संक्षेप में मैं फिर एक बार, चूंकि मैं गौड़ साहब से ज्यादा बात करना चाहता हूं, चूंकि जिस तरीके से वो समझा रहे, मैं चाहता हूं कि बुलंद भारत की जनता जो हमारे साथ दर्शक जुड़े वो उसको समझे। ये जो विभव और विजय नायर, ये जो गैर राजनीतिक लोगों पर, जिनके राजनीतिक स्टेक नहीं होते, उन पर अगर अरविंद केजरीवाल भरोसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो एक राजनीति है, सबको साथ लेकर चलने की जो बात कर रहे हैं, उस निष्ठा पर और सोच पर तो सवाल खड़े होते हैं अभय जी। बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल अगर देखा जाए तो शुरू से देख लीजिए आप, जब से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तब से जो भी नेता रहा और कुछ इस तरह के सवाल उठाने या कोई सजेशन ही आप मांगे देने की कोशिश की तो वो बिल्कुल किनारे गए। मतलब केजरीवाल की राजनीति का अंदाजा जो लोग हैं उनके नजदीकी लोग वो यही बताते हैं कि उनको सवाल पसंद नहीं है। जैसा हम लोग बात करती है जो आम आदमी पार्टी के जो पुराने नेता तो उनका ये कहना है कि उनको सवाल पसंद नहीं है। तो ये चीजें तो है, जो राजनीति में आदमी आया है और राजनीति में खासकर जो अरविंद केजरीवाल के साथ संघर्षों का साथ वो सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा। तो अरविंद केजरीवाल को ये सब चीजें जो है अच्छी नहीं लगती हैं, ये करने से ये जग जाए और इसलिए हर लोग जो इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो वाकई आम आदमी पार्टी को उन्होंने खड़ा किया था और आम आदमी पार्टी का एक तरह से सशक्त चेहरा भी थे, अरविंद केजरीवाल को ऐसा मीडिया बनाया। और आप ये भी देखिए अरविंद केजरीवाल जो आप देखें अगर तो ये राष्ट्रीय संयोजक भी और मतलब इन्होंने अपनी पार्टी पर भी पकड़ बनाए रखी है। ये आदमी जो आदमी दामेला मैदान से इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था तो आप उसके जो डबल कैरेक्टर है इस चीज को बहुत ध्यान देना होगा। इसीलिए वो कभी राजनीतिक व्यक्तियों को उन्होंने फटकने नहीं दिया अपने आंसू में। बिल्कुल जो उनके नीचे का मतलब कि बिल्कुल जिसका जो लो प्रोफाइल हो। तो आज से पहले जब ये जो शराब घोटाला जब तक नहीं आया था, विजय को कौन जानता था? नहीं जानता था। ये तो जब आया है तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सारी जो कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं वो गैर राजनीतिक लोगों के पास थी। और ऐसे नेता होते हैं ना
वो बहुत डरे हुए थे, उनको कुर्सी से इतना मोह होता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये जता दिया हिंदुस्तान की राजनीति में इन्होंने ऐसी गलत परंपरा, और जितनी भी विपक्षी पार्टियां तो आप देख रहे हैं कि उनके साथ जो खड़ी है, उनका समर्थन कर रही है, वो एक तरह से अरविंद केजरीवाल के लिए भस्मासुर वाली स्थिति होगी, क्योंकि अभी तो समर्थन जरूर कर रहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल को ऐसी राजनीति, ऐसी वैचारिक विचारधारा, राजनीति की ऐसी विचारधारा में उनको सीख देगी कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आप किस मुंह से मांगोगे। आज आपके पास दिल्ली में बहुत जबरदस्त जनाधार है, आपके पास कभी 62 सीटें रहती हैं, कभी 67 सीटें रहती हैं, लेकिन अगर इसी राजनीति पे अगर जनता समझ गई तो आप अंदाजा लगाइए कि इनकी राजनीति का क्या हासिल होगा। आपको याद होगा, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, असम में असम गण परिषद एक जमाने में देखा होगा कि असम को किस तरीके से प्रफुल्ल मोहंता ने इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह वो आए थे, और आज के डेट में आप देख लीजिए असम में असम गण परिषद की स्थिति क्या है। अगर बीजेपी का साथ गुना हो तो असम गण परिषद का इतिहास हो चुका होता है। बिल्कुल। अगर ऐसी राजनीति, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां जो है बहुत बड़ा तीन पार्टी के छोटी पार्टी में बहुत बड़ा झटका दे जाती है। केजरीवाल के लिए अंदाजा लगा लीजिए कि जिस रास्ते पर चल रहे हैं, तो गैर राजनीतिक लोग आज उनके सबसे एक तरह से राजदार हो गए हैं। तो ये इस पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए मतलब आप समझ लीजिए कि बहुत खतरा है एक तरह से। ठीक है। के लिए इनके अस्तित्व बहुत मुश्किल होता है। अब ये भी एक अलग आयरनी है कि जो व्यक्ति आरटीआई यानी सूचना के अधिकार सवाल पूछ पूछ कर जिसने सियासत खड़ी की हो, उसको सवाल पूछने से सख्त नफरत है, सख्त परहेज है, और सवाल पूछने वाले लोग सख्त नापसंद है। बिल्कुल आखिर में गौर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार आखिर में ये समअप करें आप इस चीज को कि ये किन आधार पर, क्योंकि आप एक बार शुरुआत में बता चुके हैं, लेकिन एक बार जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, कि किन आधार पर संजय सिंह को जमानत मिली है और इसका आगे केस पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, आज संजय सिंह की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट की एक 3 जजेस बेंच के सामने रखी गई, जैसे संजीव खन्ना, जैसे दीपांकर दत्ता दैट बेंच थी, और उनकी याचिका पर ईडी ने अपना ऑब्जेक्शन नहीं प्लेस किया। ईडी ने कहा अगर इनको जमानत दी जाती है तो ये आप इनको जमानत देना चाहते हैं दे दीजिए, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और पर ये जमानत याचिका या जमानत का जो ऑर्डर होगा कोई अपवाद नहीं होगा, और इस केस के किसी और को एक्यूज्ड की बेल एप्लीकेशन पर इसका कोई फर्क नहीं डाला जाएगा, कोई फर्क नहीं, कोई प्रभाव नहीं होगा। इस केस के जो को एक्यूज्ड हैं, उनका जो ट्रायल है, उनकी जो बेल एप्लीकेशंस हैं, उनके जो भी एप्लीकेशंस हैं, या उनका कोई भी प्रोसीडिंग्स है इस केस में, उन किसी भी प्रोसीडिंग्स पर किसी भी को एक्यूज्ड की एप्लीकेशन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। सिर्फ संजय सिंह के खिलाफ जो सबूत थे, आज की तारीख में उनको बेल दी जाए, इस बारे में ईडी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इस ऑब्जेक्शन के होने या ना होने से सत्य, केस की मेरिट सत्य या असत्य नहीं हो गई है। तो जनता को ये कोई भ्रम ना रहे कि इसमें किसी भी मेरिट पर कोर्ट ने कोई शब्द नहीं बोला है, सिर्फ ये कहा है कि वो 6 महीने जेल में रह चुके हैं, ईडी कोई ऑब्जेक्शन नहीं दे रही है, और हम इस केस में जमानत दे सकते हैं। उन्हें राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लेना है, वो राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं, बट इससे कि उनका कोई इसमें कोई पार्टिसिपेशन था या नहीं था, इस विषय पे कोई चर्चा नहीं है, और इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी टिप्पणी नहीं की है। तो कुल मिला के बस यही मैं चाह रहा था कि अंत में दर्शकों को पता होना चाहिए कि वाकई संजय सिंह को जमानत तो मिली, लेकिन उसका मूल आधार क्या था। और बहुत बहुत धन्यवाद रमाकांत गौड़ जी, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को आपने वाकई जिस सहज अंदाज में इस पूरी जटिलता को समझाया, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। वेद भूषण जी फिलहाल हमारे साथ नहीं है, और अभय जी आप भी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में बस इस बहस को यही कहकर मैं समाप्त कर रहा हूं कि बॉस, संजय सिंह बाहर आए हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए ये राहत नहीं है, दरअसल ये एक आफत का संकेत है, सियासी आफत। ये आप मानकर चलिए, पिक्चर अभी बाकी है, बात मैं करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बुलंद भारत टीवी से जुड़े रहिए, ताकत आपकी।